गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है राजेंद्र प्रथम और उसके उत्तराधिकारी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में यानी कि जो कल का वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा, उसके इतिहास के स्रोत को जानने वाले जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ा। और उसके अलावा हम लोगों ने राजराज प्रथम और करिकाल के बारे में उसमें जाना, जिसमें राजराज प्रथम की उपलब्धियां काफ़ी रही थी, वो हम लोगों ने बताया। अब राजराज प्रथम के बाद जो राजा बने राजेंद्र प्रथम, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रथम काफ़ी प्रसिद्ध राजा रहा है चोल वंश का और काफ़ी शक्तिशाली, और ये कह सकते हैं कि काफ़ी यानी चोल राजवंश में राजेंद्र प्रथम का एक अलग ही स्थान है। और न केवल चोल राजवंश में बल्कि भारत के इतिहास में भी राजेंद्र प्रथम चोल का काफ़ी अच्छा स्थान वो रखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, और उनका भी काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा था, तो उनका बारे में और उनके फिर बाद में जो उत्तराधिकारी रहे, तो चोल वंश को इस राजवंश में इसमें अपन इनके जो उपलब्धियां हैं और जो वंश उत्तराधिकारी हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर चोल प्रशासन कला वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रथम, इनका जो समयकाल था वो था 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र एवं युवराज राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता की भांति महान सेनानायक एवं साम्राज्य निर्माता था। उसने अपने सैनिक विजयों के फलस्वरूप चोल राज्य को अपने समय का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य बना दिया। ठीक है, तो अब हम लोग चोल राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। यह साम्राज्यवादी शासक था। इसके द्वारा की गई विजयों से चोल साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण में सिंहल द्वीप तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पार जावा, सुमात्रा एवं मलय द्वीप तक विस्तृत हो गई। राजेंद्र प्रथम द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु कई विजय अभियान किए गए, जिनमें से पहला है सिंहल पर विजय अभियान। करंदे दानपत्र लेख में राजेंद्र प्रथम की सिंहल विजय का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इसके अनुसार चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया तथा उसे चोल राज्य भेज दिया गया। यहाँ उसकी 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई। संपूर्ण सिंहल द्वीप पर चोल राजवंश का अधिकार स्थापित हो गया। करंदे दानपत्र लेख के अनुसार राजेंद्र ने लंका के राजा के मुकुट, रानी, पुत्री, संपूर्ण संपत्ति, वाहन, इंद्र का निर्मल हार आदि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। स्पष्ट है, सिंहल द्वीप चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक इकाई के रूप में जुड़ गया। फिर सेकंड है केरल एवं पांड्यों पर विजय। त्रिवालंगाड़ू ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने केरल तथा पांड्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन दोनों का एक पृथक राज्य निर्मित किया गया तथा उसका मुख्यालय मथुरा रखा गया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस नए राज्य के शासन का कार्यभार अपने एक पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार केरल एवं पांड्य चोल साम्राज्य के अंग हो गए। फिर है कल्याणी के चालुक्यों पर विजय। कल्याणी के चालुक्यों एवं चोल नरेश राजेंद्र प्रथम के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण वेंगी के चालुक्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने की आपसी प्रतिद्वंदिता थी। वेंगी में चालुक्य शासक विमलादित्य की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्रों विजयादित्य सप्तम तथा राजराज में उत्तराधिकार हेतु संघर्ष छिड़ गया। इसमें कल्याणी के चालुक्य विजयादित्य सप्तम तथा राजराज में कल्याणी के शासक जयसिंह द्वितीय एवं कलिंग के पूर्वी गंग शासक ने विजयादित्य सप्तम के पक्ष का समर्थन किया, जबकि चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने राजराज का समर्थन किया। जयसिंह द्वितीय ने अपने समर्थक की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वेंगी पर आक्रमण कर विजयवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इससे चोल शासक राजेंद्र के समर्थक राजराज की स्थिति संकटग्रस्त हो गई। परिणाम स्वरूप चोल शासक ने
चालुक्य नरेश जयसिंह पर दो तरफा आक्रमण किया। प्रथम सेना चालुक्य राजधानी कल्याणी पर आक्रमण करने हेतु गई, जिसने जयसिंह की सेना को मास्की में पराजित किया तथा दोनों राज्यों के मध्य तुंगभद्रा नदी को सीमा रेखा माना गया। दूसरी चोल सेना ने वेंगी पर भीषण प्रहार किया तथा चालुक्य सेना को यहाँ भी कई युद्धों में परास्त किया गया। इस प्रकार चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर चालुक्य प्रभाव के विस्तार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की। फिर है वेंगी पर प्रभाव स्थापित करना। वेंगी के उत्तराधिकार युद्ध में चोल शासक ने राजराज के पक्ष का समर्थन किया तथा इसका विरोध करने वाले पक्षों का सफलतापूर्वक दमन किया। इस प्रकार वेंगी का चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संरक्षण में राजराज चालुक्य शासक बना। फिर है कलिंग विजय। कलिंग के पूर्वी गंग शासक मधुका मानव 1019 ईस्वी से 1038 ईस्वी ने भी वेंगी के उत्तराधिकार संघर्ष में कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय का साथ दिया था तथा विजयादित्य सप्तम के पक्ष का समर्थन किया था। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने जयसिंह को पराजित करने के पश्चात कलिंग के गंग नरेश को भी पराजित किया। इस प्रकार चोल शासक द्वारा कलिंग विजय की गई। फिर है पूर्वी भारत पर विजय। चोल सेना ने पूर्वी भारत की ओर एक साहसिक सैनिक अभियान किया। गोदावरी को पार कर बस्तर और उड़ीसा से होती हुई चोल सेना बंगाल में पहुंची, जहां पाल नरेश महिपाल प्रथम का राज्य था। चोल सेना के शौर्य के समक्ष उसने घुटने टेक दिए। राजेंद्र प्रथम ने समीपवर्ती क्षेत्रों के अन्य राजाओं धर्मपाल, रणशूर एवं गोविंद चंद्र को भी परास्त किया। चोल अभिलेखों में उल्लेख आता है कि चोल सेना बंगाल के परास्त नरेशों के सिरों पर गंगा जल से भरे हुए गठ रखवाकर उन्हें अपने राज्य तक ले गई थी। निसंदेह यह एक अत्यंत साहसिक अभियान एवं महत्व उपलब्धि थी और इस विजय की स्मृति स्वरूप राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और वहां चोलगंगम नामक एक विशाल तड़ाक का निर्माण करवाया, जिसमें बंगाल से लाया गया पवित्र गंगा जल डाला गया। फिर है दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर विजय। राजेंद्र प्रथम की सैनिक उपलब्धियां केवल स्थलीय प्रदेशों तक सीमित नहीं रही। उसके पास एक शक्तिशाली नौसैनिक जहाजी बेड़ा था, जिसका उपयोग उसने बंगाल की खाड़ी के पार के प्रदेशों की विजय के लिए किया। राजेंद्र ने 1025 ईस्वी में श्री विजय राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपने शक्तिशाली नौसेना को भेजा। श्री विजय राज्य में मलाया, प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ अन्य द्वीप सम्मिलित थे। चोल अभिलेख से विदित होता है कि राजेंद्र प्रथम ने समुद्र की उताल तरंगों के बीच बहुसंख्यक जहाज भेजे और श्री विजय राज्य के राजा संग्राम विजयोत्तुंगवर्मन को बंदी बना लिया। राजेंद्र ने श्री विजय, पनानई, मलायूर, मपियूर, डिंगम, इलंगाशोक, कडारम आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। ये सारे स्थान मलाया प्रायद्वीप अथवा सुमात्रा में स्थित थे। चोल सेना के हाथ बहुसंख्यक हाथी और प्रचुर धनराशि आई। चोल ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुछ समय उपरांत श्री विजय राज्य में बंदी राजा ने चोल नरेश को अपना सामंत शासक बनाकर मुक्त कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने यह नौसैनिक अभियान अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं किया था, बल्कि मलाया प्रायद्वीप एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक संबंधों का और अधिक विस्तार भी इसका प्रायोजन था। चीन और भारत के बीच सामुद्रिक मार्ग श्री विजय राज्य से होकर जाते थे। इस कारण चोलों के लिए श्री विजय राज्य का विशेष महत्व था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय राज्य पर अपनी विजय स्थापित करके चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारतीय व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सुमात्रा के एक तमिल अभिलेख 1088 ईस्वी से ज्ञात होता है कि चोल राज्य और श्री विजय राज्य के बीच दीर्घकाल तक यातायात बना रहा। फिर है केरल पांड्य एवं सिंहल के विद्रोह का दमन। राजेंद्र चोल के शासनकाल के अंतिम दिनों में केरल एवं पांड्य राज्यों ने चोलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन विद्रोह का नेतृत्व पांड्य नरेश सुंदर पांड्य ने किया। चोल नरेश राजेंद्र ने अपने पुत्र युवराज राजाधिराज के नेतृत्व में एक सेना भेजी। राजाधिराज ने कई राजाओं एवं सामंतों की हत्या कर दी तथा विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया।
1041 ईस्वी में सिंहल नरेश विक्रम बाहु के नेतृत्व में सिंहल ने भी चोलों से मुक्त होने का प्रयास किया। राजेंद्र चोल ने इसके दमन के लिए भी राजाधिराज को विशाल सेना के साथ भेजा। राजाधिराज ने युद्ध में सिंहल नरेश का सिर काट लिया तथा विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। फिर है कल्याणी के चालुक्यों से पुनः संघर्ष। राजेंद्र चोल को अपने शासनकाल के अंतिम चरण में वेंगी के प्रश्न पर पुनः कल्याणी के चालुक्यों से संघर्ष करना पड़ा। कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी पर आक्रमण करके चोलों की सत्ता को चुनौती दी। वेंगी पर चोलों के पक्ष के चालुक्य शासक राजराज का शासन था, अतः राजेंद्र चोल, जो इस समय वृद्ध हो चला था, ने अपने तीनों सेनापतियों को सोमेश्वर के विरुद्ध सेना सहित भेजा। इस बीच राजेंद्र चोल की मृत्यु हो गई तथा राजाधिराज चोल शासक बना। राजाधिराज चोल ने चालुक्य सेना को पराजित कर वेंगी में अपनी स्थिति को पुनः सुदृढ़ किया। अब है राजेंद्र प्रथम का मूल्यांकन। इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने अपने साहसिक सैन्य अभियानों के माध्यम से चोल राज्य की सीमाओं और प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि की। अपनी शक्ति को सार्वजनिक स्मृति देने के लिए उसने कडारम कोंड यानी श्री विजय राज्य का विजेता, मुंडी कोंड दक्षिण वंशों पांड्य चेर और सिंहल का विजेता और गंगई कोंड पूर्वी भारत का विजेता की उपाधियां धारण की। राजेंद्र प्रथम एक महान सेना नायक ही नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति का एक उदार संरक्षक था। उसने अपनी नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित गंगकुंडपुरम में है, में एक सुंदर राज प्रसाद एवं विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर द्रविड़ चोल कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का खूब प्रचार प्रसार हुआ। उसने वैदिक शिक्षा के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसमें 340 छात्रों को वेद, न्याय, मीमांसा, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। अपने विद्या प्रेम का परिचय देते हुए राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम का काल चोल राजवंश के लिए राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से बहुमुखी उत्कर्ष का काल था। अब हम देखते हैं राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी, और इसमें सबसे पहला है राजाधिराज 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी। राजाधिराज को अपने पिता राजेंद्र प्रथम के साथ लगभग 1018 ईस्वी में संयुक्त शासक बना दिया गया था। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात राजाधिराज ने 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। राजाधिराज ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। वेंगी में चोल सत्ता को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से उसने वेंगी पर अधिकार जमाए बैठे पश्चिमी चालुक्यों की सेना को कृष्णा नदी के किनारे दन्नड़ में परास्त किया। इसके बाद पश्चिमी चालुक्यों के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए राजाधिराज की सेना ने पश्चिमी चालुक्यों के मध्यवर्ती किलों एवं महलों को नष्ट करते हुए पुंदुर की लड़ाई में पश्चिमी चालुक्यों की सेना को एक भयंकर युद्ध में परास्त करने के बाद उनकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज ने कल्याणी में वीराभिषेक विजय का तिलक किया और विजया राजेंद्र की उपाधि धारण की, किंतु पश्चिमी चालुक्यों के क्षेत्र पर चोलों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रह पाया और पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर में 1050 ईस्वी पूर्व ही अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। उसने वेंगी पर भी अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर लिया और कांची तक के चोल क्षेत्र तक चालुक्य सेनाओं ने लूटपाट की। 1052 ईस्वी में कृष्णा नदी के किनारे कोपुम के प्रसिद्ध युद्ध में चोलों और पश्चिमी चालुक्यों की सेना के मध्य एक घमासान संघर्ष हुआ, जिसमें राजाधिराज युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। राजाधिराज के छोटे भाई युवराज राजेंद्र द्वितीय ने चोल सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर चालुक्य नरेश सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह परास्त किया और इस प्रकार पराजय को विजय में परिणत कर दिया। युद्ध क्षेत्र में ही राजेंद्र द्वितीय ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। फिर यानी वही है राजेंद्र द्वितीय। इसका समय काल था 1052 से 1063 ईस्वी। कोपम युद्ध के नायक राजेंद्र द्वितीय का कार्यकाल भी चोल चालुक्य संघर्ष की घटनाओं से ओतप्रोत रहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने वेंगी पर पुनः अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तथा अपने दोनों
पुत्रों विक्रमादित्य तथा जयसिंह को चोल राज्य के क्षेत्र गंगवाड़ी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजेंद्र द्वितीय ने वेंगी पर सोमेश्वर के प्रभाव को पुनः समाप्त कर दिया तथा गंगवाड़ी पर आक्रमण करने वाली चालुक्य सेना को कुंडल संगमों के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य आक्रमणों के विरुद्ध चोल राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी की उपाधि ग्रहण की। कुछ समय बाद राजेंद्र द्वितीय तथा उसके पुत्र युवराज राजा महेंद्र दोनों की मृत्यु हो गई तथा राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई वीर राजेंद्र राजा बना। फिर है यानी वीर राजेंद्र 1063 ईस्वी से 1070 ईस्वी। वीर राजेंद्र के काल का मुख्य घटनाक्रम चोल चालुक्य संघर्ष ही था। चोल अभिलेखों के अनुसार वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर की पीठ 5 बार देखी। 1066 ईस्वी में वीर राजेंद्र के हाथों परास्त होने के बाद चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने आगामी वर्ष 1067 ईस्वी में चोल नरेश को कुंडल संगमम के मैदान में मिलने की चुनौती दी। वीर राजेंद्र के नेतृत्व में चोल सेना निर्धारित समय पर कुंडल संगमम के क्षेत्र में पहुंच गई, लेकिन सोमेश्वर नहीं आया। चोल सेना तुंगभद्रा के किनारे एक विजय स्तंभ स्थापित कर तथा सोमेश्वर के पुतले को अपमानित कर वापस आ गई। इसके बाद वीर राजेंद्र वेंगी की ओर बढ़ा तथा बेजवाड़ा यानी विजयवाड़ा के युद्ध में उसने चालुक्य सेनाओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार वेंगी पर उसने पुनः चोल प्रभुत्व स्थापित किया। वीर राजेंद्र ने श्रीलंका में एक सैनिक टुकड़ी को भेजकर वहाँ के विद्रोह को शांत किया। उसने 1069 ईस्वी में श्री विजय के कडारम क्षेत्र को जीतकर वहाँ एक मित्र शासक को सिंहासन पर आसीन किया। वीर राजेंद्र के बाद उसका पुत्र आदि राजेंद्र 1070 ईस्वी चोल वंश का शासक बना, लेकिन 1 वर्ष का समय पूरा होने से पूर्व ही एक जन विद्रोह में वह मारा गया। फिर है कुलोत्तुंग प्रथम। इसका समयकाल है 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी। आदि राजेंद्र की मृत्यु के बाद पूर्व चालुक्य शासक राजेंद्र द्वितीय ने चोल सिंहासन पर अधिकार कर लिया और वह कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल गद्दी पर आसन हुआ। चालुक्य होने के बावजूद चोलों से हुए पूर्ववर्ती वैवाहिक संबंधों के कारण कुलोत्तुंग प्रथम में चोल रक्त का महत्वपूर्ण अंश था। आर साथियाना नेथियर यानी आर.सी. मजुमदार की बुक द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में लिखे लेख में दी चोलाज में के अनुसार रक्त मिश्रण की दृष्टि से कुलोत्तुंग प्रथम 75% चोल था। कुलोत्तुंग प्रथम ने वेंगी के पूर्व चालुक्य राज्य एवं तंजावुर के चोल राज्य का एकीकरण कर दिया। चोल साम्राज्य के इतिहास में यह एक नए युग की शुरुआत थी। सिंहल के विजय बाहु ने कुलोत्तुंग के राज्यारोहण के समय की अस्थिरता का लाभ उठाते हुए चोल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा 1073 ईस्वी में स्वयं को सिंहल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम एवं पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के मध्य 1076 ईस्वी में कोलार जिले में नांगली नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य परास्त हुआ और चोल सेना ने गंगवाड़ी पर अधिकार कर लिया। कुलोत्तुंग के काल में पांड्य एवं चेर क्षेत्रों में विद्रोह हुए, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। कुलोत्तुंग ने 2 बार कलिंग पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण के दौरान 1096 ईस्वी में दक्षिणी कलिंग के विद्रोह का दमन किया गया और कलिंग के विरुद्ध दूसरा सैनिक अभियान 1110 ईस्वी में हुआ, जिसका वर्णन जय गोंडार कृत कलिंग तो पर्णी में मिलता है। इस अभियान में कलिंग नगर के राजा अनंत वर्मन को परास्त किया गया। 1115 ईस्वी तक चोल साम्राज्य अपने पूर्व कीर्तिकाल की भांति ही विस्तृत था। सिंहल क्षेत्र अवश्य अब चोल साम्राज्य में नहीं था, लेकिन इसके बाद के 2-3 वर्षों के अंतराल में कुलोत्तुंग को गंगवाड़ी एवं वेंगी प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। चोल साम्राज्य के पतन का काल शुरू हो गया था। कुलोत्तुंग के शासन के अंतिम दिनों में चोल साम्राज्य तमिल देश एवं आसपास के कुछ छोटे मोटे से क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था, नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में। किंतु इसके बावजूद कुलोत्तुंग की गणना अवश्य ही महान चोल राजाओं में होगी। उसके दीर्घकालीन शासन का अधिकांश भाग चोल साम्राज्य के लिए अद्वितीय सफलता तथा समृद्धि का काल रहा। अनावश्यक युद्धों से उसने बचने की चेष्टा की और उसकी इस नीति का स्थायी परिणाम उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में देखने में आया। कुलोत्तुंग प्रथम ने त्रिभुवन चक्रवर्तीन तथा सुगंधिवर्त उपाधियां धारण की। यहाँ पर सुगंधिवर्त यानी मार्ग शुल्क को हटा देने वाला
और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों लोकों का राजा का अर्थ है इसका उपाधि का। इसके बाद है कुलोत्तुंग प्रथम के बाद के जो उत्तराधिकारी रहे, पहला है इसमें विक्रम चोल। ये इसने शासन किया 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद उसका पुत्र विक्रम चोल राजा बना। उसने वेंगी एवं गंगवाड़ी के क्षेत्रों को पुनः साम्राज्य में हस्तगत कर लिया। उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय 1135 से 1150 ईस्वी में शासक बना। विक्रम चोल के बाद उसके पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय का शासन काल शांतिपूर्ण रहा। उसने चिदम्बरम के मंदिर का नवीनीकरण किया। एक कट्टर तथा असहिष्णु स्वावलंबी का आचरण करते हुए उसने इस मंदिर की विष्णु प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। फिर है राजराज द्वितीय। इसका समयकाल है 1156 ईस्वी से 1173 ईस्वी। कुलोत्तुंग द्वितीय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजराज के द्वितीय के काल में सामंतों द्वारा उत्पन्न संकट अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए और उन्होंने चोलों की केंद्रीय शक्ति को निर्बल कर दिया। फिर है राजाधिराज द्वितीय 1173 से 1169 ईस्वी। राजराज द्वितीय के उत्तराधिकारी राजाधिराज द्वितीय ने पांड्य राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष का समाधान किया, लेकिन इससे चोल राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर है कुलोत्तुंग तृतीय 1169 ईस्वी से 1216 ईस्वी। कुलोत्तुंग तृतीय राजाधिराज द्वितीय का उत्तराधिकारी था, लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध ज्ञात नहीं है। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। उसने होयसल, चेर तथा पांड्य राज्यों को परास्त कर उन्हें चोल साम्राज्य का अधीनस्थ बना दिया। उसके काल में शिक्षा एवं कला के विकास को प्रचुर संरक्षण प्राप्त हुआ। फिर है राजराज तृतीय। अब है राजराज तृतीय 1216 से 1246 ईस्वी। कुलोत्तुंग तृतीय के उत्तराधिकारी राजराज तृतीय को पांड्य नरेश सुंदर ने बंदी बना लिया। बाद में होयसल नरेश ने उसे वहाँ से छुड़वाया। राजराज तृतीय अब नाम मात्र का शासक रह गया था। इसके बाद है राजेंद्र तृतीय 1246 से 1289 ईस्वी। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। उसने पतनशील चोल शक्ति के उद्धार का असफल प्रयास किया। पांड्य वंश के परम शक्तिशाली राजा सुंदर पांड्य ने होयसल, काकतीय तथा चालुक्य राज्यों को जीता तथा चोल नरेश राजेंद्र तृतीय को भी परास्त कर अपना अधीनस्थ सामंत बना लिया। 1269 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजेंद्र तृतीय पांड्य नरेश के सामंत के रूप में शासन करता रहा। इस प्रकार महान चोल साम्राज्य का अंत हुआ। तो इस तरह से हमने महान चोल राजवंश के बारे में जाना, ठीक है, इस वीडियो में। और राजेंद्र प्रथम जो काफ़ी शक्तिशाली रहा था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो उत्तराधिकारी आते गए, कुछ समय तक तो काफ़ी सही रहा, लेकिन बाद के उत्तराधिकारी काफ़ी अयोग्य साबित हुए और अंत में उन्हें पांड्य नरेश के सामंत के रूप में शासन करना पड़ा, ठीक है। और राजेंद्र तृतीय के साथ ही ये चोल राजवंश का समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोल प्रशासन, कला और साहित्य के बारे में बात करेंगे।